तो चलिए आज 18वीं सदी के भारत के उस दौर में चलते हैं जब एक शख्स के हमलों ने पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अहमद शाह अब्दाली की। आइए इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। तो देखिए 18वीं सदी के भारत की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि मुगल साम्राज्य बस नाम का रह गया था। औरंगजेब के बाद कोई मजबूत बादशाह आया ही नहीं। दिल्ली में बैठा शासक कमजोर था, दरबार साजिशों से भरा था और जो सूबेदार थे वो एक एक करके खुद को आज़ाद घोषित कर रहे थे। मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये जो पावर वैक्यूम बना है, जो शक्ति का खालीपन है, इसे भरेगा कौन? क्या मराठे आगे आएंगे या सिख या फिर कोई बाहर की ताकत आके इस पर कब्जा कर लेगी? समझिए, हिंदुस्तान का भविष्य दांव पर लगा था। और इसी उथल पुथल के माहौल में उत्तर पश्चिम से एक नई ताकत ने भारत में दस्तक दी। तो शुरू करते हैं पहला अध्याय, अब्दाली का भारत में आना और उसकी पहली घुसपैठ। साल था 1748। अब्दाली पहली बार खैबर दर्रे से भारत में दाखिल हुआ। अच्छा, इस पहले हमले में उसे कोई बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली, लेकिन एक बात उसकी समझ में अच्छी तरह आ गई कि मुगल सल्तनत में अब वो पहले वाला दम नहीं रहा। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1752 आते आते उसने पूरे पंजाब, लाहौर और मुल्तान पर अपना झंडा गाड़ दिया। अब देखिए, पंजाब पर ये जो कब्जा था ये सिर्फ एक इलाके की जीत नहीं थी। ये तो ऐसा था मानो अब्दाली ने भारत के दिल में घुसने के लिए एक परमानेंट दरवाज़ा ही खोल लिया हो। एक ऐसा गेटवे जहां से वो जब चाहे, जैसे चाहे हिंदुस्तान पर हमला कर सकता था। और उसने आगे चलकर ठीक यही किया। पंजाब को अपना बेस बनाने के बाद अब्दाली के हमलों का सबसे क्रूर, सबसे भयानक दौर शुरू होता है। दूसरा अध्याय, दिल्ली की वो लूट जिसने सबको दहला दिया। ये एक ऐसे विनाश की कहानी है जिसका सेंटर पॉइंट थी दिल्ली। जनवरी 1757 अब्दाली अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा। उस वक्त का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय इतना लाचार था, इतना बेबस था कि वो अपनी ही राजधानी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। दिल्ली पूरी तरह से अब्दाली के रहमो करम पर छोड़ दी गई थी। इसके बाद जो हुआ वो दिल्ली के इतिहास का एक बेहद काला पन्ना है। लाल किले को बेरहमी से लूटा गया, शाही खजाना पूरा का पूरा खाली कर दिया गया और आम लोगों पर इतने जुल्म हुए कि सुनकर रूह कांप जाए। इतिहासकार कहते हैं कि 1739 में नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली ने इतना बड़ा विनाश कभी नहीं झेला। लेकिन ये तबाही और आतंक का ये सिलसिला सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुका। फरवरी-मार्च 1757 में अब्दाली की फौज का अगला निशाना बने हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मथुरा और वृंदावन। वहां जो कुछ हुआ वो और भी भयानक था। मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों हजार साधु संतों और आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा कि यहां लिखा भी है, इस घटना को भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक गिना जाता है। और ये समझना मुश्किल नहीं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जब ऐसा लग रहा था कि अब्दाली को रोकने वाला अब कोई नहीं है, तभी दक्षिण से एक ऐसी ताकत उठी जिसने उसे सीधी चुनौती डाल डाली। तो आता है तीसरा अध्याय, मराठों से सीधी टक्कर और एक नई शक्ति का उदय। ये शक्ति थी मराठा साम्राज्य। 1758 और 59 में मराठों ने तो जैसे पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर पंजाब से अब्दाली की फौजों को खदेड़कर बाहर कर दिया। अब ये अब्दाली के लिए एक खुली चुनौती थी, जिसका जवाब वो जरूर देता। तो अब मैदान सज चुका था एक ऐसे महामुकाबले के लिए जो हिंदुस्तान का भविष्य लिखने वाला था। एक तरफ था अब्दाली जो अपना बदला लेने और मराठा शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से लौट रहा था, और दूसरी तरफ थे मराठे जो पूरे उत्तर भारत पर अपना परचम लहराने का सपना देख रहे थे। इस टकराव का अंजाम हुआ एक ऐसी लड़ाई में जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम और सबसे निर्णायक अध्याय पर, पानीपत। पानीपत के मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था अब्दाली, जिसके साथ रोहेला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला जैसे सहयोगी थे, और दूसरी तरफ थीं सदाशिवराव भाव और विश्वासराव की अगुवाई में मराठों की जबरदस्त सेना। और वो तारीख थे 14 जनवरी 1761, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और उस दिन का नतीजा मराठों के लिए एक भयानक, एक विनाशकारी हार थी। एक ऐसी हार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
हार के बाद का मंजर तो और भी ज्यादा खौफनाक था। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ समेत हजारों सैनिक मैदान में मारे गए। लेकिन क्रूरता यही नहीं थमी। लड़ाई के बाद पकड़े गए हजारों कैदियों और आम लोगों का भी बेरहमी से कत्लेआम किया गया। वाकई इस एक दिन ने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब्दाली इस जंग का असली विजेता था? चलिए अब जरा इस लड़ाई के लॉन्ग टर्म नतीजों को देखते हैं। 5वां और अंतिम अध्याय, असली विनर कौन था? ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाती है कि कैसे घटनाओं की एक चेन ने किसी तीसरे के लिए ही रास्ता बना दिया। देखिए, 1761 में पानीपत ने मराठों की कमर तोड़ दी। फिर पंजाब में सिखों के लगातार हमलों ने अब्दाली की पकड़ ढीली कर दी और इसी बीच 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर और 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकारी यानी टैक्स वसूलने का हक हासिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुपचाप उस खाली जगह को भरना शुरू कर दिया था। जहां तक अब्दाली की बात है तो अंत उसका भी अच्छा नहीं रहा। 1767 में भारत पर उसका आखिरी हमला सिखों ने नाकाम कर दिया। इसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आया और 1772 में बीमारी से उसकी मौत हो गई और इसके मरने के बाद उसका बनाया हुआ साम्राज्य भी बिखरने लगा। तो कुल मिलाकर अब्दाली की विरासत एक अजीब सी पहेली है। उसने लूटा, उसने कत्लेआम किया और उसने इतिहास की एक बहुत बड़ी लड़ाई भी जीती। लेकिन वो कभी भारत पर हुकूमत नहीं कर पाया, बल्कि उसने भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों मुगलों और मराठों को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया कि किसी तीसरी ताकत के लिए यहां आकर कब्जा करना आसान हो गया। और यही बात हमें इस अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर पानीपत की लड़ाई में जीतने वाला अब्दाली और हारने वाले मराठे दोनों ही लॉन्ग टर्म में हार गए तो हिंदुस्तान पर कब्जे की ये जंग असल में जीती